हाय, क्या, क्यों और कैसे, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने हमेशा प्रेरित किया है कुछ नया करने और जानने को। इन्हीं प्रश्नों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश में हम ब्रह्मांड की रहस्यमय दुनिया को जान पाए हैं। तो आइए सौर मंडल की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आपका परिचय कराते हैं इसके सदस्यों से। अंतरिक्ष युग ने ग्रहों के बारे में हमारी पिछली सारी समझ बदल दी है। हमारा सूरज 9 ग्रहों की खूबसूरत दुनिया से घिरा हुआ है। सबसे बाहरी, हमारी पहुंच से दूर प्लूटो है, हमेशा बर्फ की चट्टानों से घिरा हुआ। बाकी अन्य बाहरी ग्रह विविध गैसों से घिरे हुए हैं। नेपच्यून, यूरेनस, शनि और जुपिटर। सूरज के सबसे करीब चट्टानों की दुनिया है इनर प्लैनेट्स। ये हैं मंगल, पृथ्वी, शुक्र, और बुध। दो समूहों के बीच नन्हे नन्हे अनियमित पदार्थों की दुनिया है जिसे हम एस्टेरॉइड्स यानी ग्रहिका कहते हैं। अंतरिक्ष के महासागर में ये सभी ग्रह नन्हे नन्हे द्वीप हैं और हम सब यात्री हैं जो अपने सबसे नजदीकी पड़ोसी बुध और शुक्र को जानने के लिए निकल पड़े हैं। ग्रहों के सबसे भीतरी हिस्से में बुध की छोटी सी दुनिया बसी है। बंजर और चट्टानी ग्रह नजदीकी सौर से भट्ठे में झुलसा हुआ। बुध का क्षेत्रफल पृथ्वी से बिल्कुल आधा है, प्लूटो को छोड़कर सबसे लघुत्तम ग्रह। सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास में नन्हे बुध पर उल्काओं की बरसात होती रही और इनके असर से यहां बड़े बड़े गड्ढे हो गए। अंदर से ढेरों लावा फूट पड़ा और ये जगह लंबे चौड़े मैदानों में बदल गई। यहां हवा पानी कुछ भी नहीं है, इसलिए यहां की समूची भूमि बंजर बन गई और तब से बुध का हाल ज्यों का त्यों है। कुचली हुई दुनिया इंतजार करती रही। मैरिनर 10, पहला मानव विहीन यान, पहली बार इस खोज में निकल पड़ा और अपने लक्ष्य में सफल भी हुआ। सन 1973 में इसे प्रक्षेप पथ से लॉन्च किया गया और बुध ग्रह तक पहुंचने के लिए गुरुत्व बल का उपयोग किया गया। (1974) के 29 मार्च को
मैरिनर 10 अंतरिक्ष यान ने बुध ग्रह की 438 मील की सरफेसिंग की और धड़ाधड़ तस्वीरें ले डाली। मैरिनर 10 ने वहां से 300 से अधिक तस्वीरें भेजी। वक्त के साथ साथ बुध ग्रह की चंद्रमा जैसी आकृति स्पष्ट हो गई। वैसे भी बुध ग्रह काफी हद तक चंद्रमा जैसा है, टूटा फूटा, छोटे बड़े गड्ढों से भरपूर और ताम्रवर्णी धूल भरा। नदी के मुहाने पर दाग धब्बे, इसलिए इसे चांद की सतह से अलग करके देखना असंभव है। बुध ग्रह के तापमान में चरम उतार चढ़ाव होता है। दिन में तापमान 430 डिग्री, जिसकी आंच में सीसा तक पिघल जाए, लेकिन रात के वक्त -185 डिग्री, चरम बर्फीला। कमजोर गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह अपेक्षित जलवायु स्थिर नहीं रख पाता, लेकिन यहाँ हीलियम और हाइड्रोजन की महीन सी परत विद्यमान है, जो शायद सतही चट्टानों से निःसृत सौर हवाओं और सोडियम से बना है। इस ग्रह के भीतरी हिस्से में लोहे का विशाल पुंज है, जो बेहद कमजोर सी चुंबकीय शक्ति प्रदान करता है। खगोल शास्त्रियों की राय में ये लोहे से बना है और शायद तरल लोहे और सल्फर की झीनी भीतरी परतों से घिरा है। महाकाश जगत में बुध ही ऐसा ग्रह है जिसके बारे में काफी कम खोज हुई है। एकमात्र मैरिनर 10 ही सन 1974-75 में इस ग्रह तक पहुंचा और इस ग्रह के सिर्फ आधे हिस्से का ही पता लगा पाया। इस ग्रह को और बेहतर ढंग से समझने के लिए नासा का मैसेंजर अंतरिक्ष यान सन 2011 की मार्च में बुध की परिक्रमा करेगा। पहली बार खोज में उतरा मैसेंजर कुल 1 वर्ष में उस ग्रह की समूची तस्वीर दुनिया के सामने पेश करेगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मैसेंजर बुध ग्रह के धरातल, उसका भूपृष्ठ, वातावरण, यहाँ तक के धातु पुंज पर नई रोशनी डालेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि सूर्य पश्चिम से भी उदय होता है तो आप शायद नहीं मानेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अब ये कहाँ होता है, ये मैं आपको बताऊंगी इस ब्रेक के बाद। अगर आप शुक्र ग्रह पर हो तो आपको सूर्य पश्चिम से निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसलिए वहां पर सूरज पश्चिम से पूरब की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। आइए चलते हैं शुक्र ग्रह की सैर पर। बुध ग्रह के पार शुक्र ग्रह बसा है। शुक्र ग्रह का भूखंड लगातार कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बूंदों के सघन बादलों से ढका हुआ है। शुक्र का धरातल लंबे अरसे तक मानव के लिए अजाना रहा। सन 1609 में गैलीलियो पहला शख्स था जिसने एक दूरबीन के जरिए शुक्र ग्रह का पता लगाया। उसने देखा चंद्रमा की तरह ही शुक्र भी कई चरणों से गुजरता है। महीने से अर्धचंद्र से पूरे चांद का रूप लेता है, लेकिन शुक्र एक निम्नतर ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले ये सूर्य के इर्द गिर्द ज्यादा करीब से परिक्रमा करता है। लेकिन पथरीली चट्टानों की ये दुनिया पृथ्वी जैसे ही समूचे ढांचे और आकार समेत मौजूद है, लेकिन तुलना यहीं खत्म हो जाती है। शुक्र ज्वालामुखी पर्वतों के अंधकारमय और दम घूंटू परिवेश की दुनिया है। शुक्र ग्रह को भेजी गई कई गहन खोज भी वहां के खुरदुरे बादलों और उच्चतम वायुमंडलीय दबाव में छिन्न भिन्न हो गई।
इस अति गर्म और घुटने भरे वायुमंडल के अतल में तोड़ मरोड़ कर चकनाचूर कर देने वाले गहरे दबाव मौजूद हैं। इन सख्त बादलों को चीरकर सन 1990 में शुक्र ग्रह के भूतत्व संबंधी नक्शों को उजागर करने के लिए मैगेलन स्पेस प्रोब ने शुक्र की चारों तरफ चक्कर लगाया ताकि रडार पर इसका चित्र मिल सके। अचरज ये है कि इन घने बादलों तले एक ऐसे ग्रह का निवास है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। शुक्र ग्रह का आकाश खुश रंग और चमकदार नारंगी रंग का है और इसके धरातल की चट्टानें लालिमा युक्त हैं। चूंकि पृथ्वी के मुकाबले शुक्र ग्रह सूरज के ज्यादा करीब है, इसे तेजतर सूर्य आलोक प्राप्त होता है। हाँ, घने बादलों से अंदर जाते हुए ये आलोक कमजोर और धुंधला पड़ जाता है। शुक्र ग्रह का चमकीला दिन पृथ्वी पर बादलों भरा होगा। शुक्र का वायुमंडल पृथ्वी से 90 गुना भारी है और इसका तापमान 480 डिग्री सेल्सियस है। इस जगह की गर्मी जिंक जैसे ठोस धातु को भी पिघला सकती है। अगर कोई व्यक्ति इस दम घोंटू और जहरीले परिवेश में पल भर भी खड़ा हो जाए तो वह उबल कर तत्काल दम तोड़ देगा। इस भयंकर दबाव तले बिल्कुल दब पिस जाएगा। यहाँ का तापमान उबालू बिंदु से भी ज्यादा है और पानी का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ महाविनाशी ग्रीन हाउस का जानलेवा कुप्रभाव ही राज करता है। यहाँ चट्टान और सिलिकेट समेत लोहे और निकेल के पुंज मौजूद हैं। वीनस ट्रांजिट यानी शुक्र पारगमन आपको जरूर याद होगा, जो 2004 में 122 साल के बाद हुआ था। मजेदार बात तो ये है कि 2012 में आप इसे एक बार फिर देख पाएंगे। पृथ्वी की ओर से उस ग्रह पर नजरें गड़ाए पर्यवेक्षक हर 100 साल या इसके आसपास शुक्र का नजारा कर सकते हैं। सूरज पर से गुजरने का करिश्मा 8 साल में 2 बार देखने को मिलता है। दो 2005 के नवंबर में यूरोपियन अंतरिक्ष यान वेनस एक्सप्रेस पृथ्वी की ओर से शुक्र की तरफ रवाना किया गया। पूरे सौरमंडल से गुजरते हुए 350 मिलियन किलोमीटर का सफर तय करके यह अंतरिक्ष यान 2006 की अप्रैल को शुक्र ग्रह में पहुंच गया। वेनस एक्सप्रेस उस ग्रह के धरातल, बनावट, रासायनिक प्रभाव और यहाँ के परिवर्तनशील वायुमंडल की गति प्रकृति की ज्यादा गहराई से अध्ययन करेगा। और हमारा घर यहाँ है, इस नीले भूमंडल पर, जो कुल 8000 मील की दूरी पर स्थित है। 2/3 भूखंड पानी में डूबा हुआ है। आबोहवा भी शांत और निर्भर योग्य है। पृथ्वी सूरज का तीसरा ग्रह है और भीतरी चारों ग्रहों में विशालतम है। हमारे यहाँ जीवन है, पर्याप्त जल है, सांस लेने योग्य परिवेश है और तापमान बेहद सुहाना है। अगर हमारी पृथ्वी में ऐसा कोई वायुमंडल मौजूद होता तो यहाँ जमा देने वाली सर्दी 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होती और यहाँ का वायुमंडल ग्रीन हाउस की तरह गर्मी को रोक लेता, गुनगुनी उष्णता में बांधे रहता। मगर इसके सभी विकिरण ऊष्मा को अंदर आने से रोक लेते हैं। यह पृथ्वी लंबाई में 23.5 डिग्री की दूरी पर झुकी हुई है। झुकी हुई धुरी और सूरज के इर्द गिर्द परिक्रमा करती हुई पृथ्वी पर
ऋतुओं का सृजन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% से भी अधिक अंश नाइट्रोजन है और 20% से भी अधिक ऑक्सीजन मौजूद है। अपने इकलौते प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के साथ पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द 365.25 दिनों में एक चक्र पूरी करती है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा शुष्क, बंजर, हवाहीन और अनु उपजाऊ है। इसका कोई निजी प्रकाश भी नहीं है, सूर्य किरणों की छाया से आलोकित है। वैसे कोई नहीं जानता कि चंद्रमा की सृष्टि कैसे हुई। प्राय 4.5 बिलियन वर्ष पहले शायद मंगल के आकार का कोई खगोलीय पिंड पृथ्वी से टकरा गया होगा। इस जबरदस्त टकराव से काफी मात्रा में मलबे समूचे आकाश में बिखर गए। ये मलबे धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगे और प्राचीन दिनों में पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये अणु परमाणु आपस में टकराने लगे और विशाल आकार में बदलने लगे। अंत में चक्राकार घूमते हुए ये विशाल आकार विशाल पिंड में बदल गया और चंद्रमा जगमगा उठा। कई बार बहुतेरे इंसान चंद्रमा के उजाड़ धरातल पर अपने पद चिन्ह छोड़ते गए। लेकिन हम ठहरे इंसान। इस तीसरे ग्रह में हमेशा पालने में झूलने वाले जीव हम नहीं हैं। हम कभी संतुष्ट नहीं होते। अब हमारी योजना है कि किसी विशाल कॉस्मिक जहाज में सवार होकर हम निकल पड़ें। करोड़ों मील की राह तय करके किसी अनजानी दुनिया के अनजाने वायुमंडल में पहुंचकर जानकारी और सफलता की खुशबू में सांस लें। भविष्य में हमारे बढ़ते हुए कदम पड़ोसी ग्रह की धूल भरी जमीन पर जरूर पड़ेंगे और धूम मचा देंगे, हमें विश्वास है। मेरे दिमाग में एक सवाल है कि अगर धरती के केंद्र के आर पार हम एक छेद कर दें और उसमें कूद जाएं तो क्या होगा? क्या हम उसके केंद्र में जाके रुक जाएंगे या फिर दूसरी तरफ निकल जाएंगे? आप इस बारे में सोचिए, तब तक मैं लेती हूं एक ब्रेक। ब्रेक से पहले मेरे दिमाग में एक विचार आया था कि अगर धरती के केंद्र से आर पार हम एक छेद कर दें और उसमें गिर जाएं तो क्या होगा? होगा क्या? वहां इतनी गर्मी है कि हम बिल्कुल भस्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? होगा ये कि हम पेंडुलम की तरह लगातार झूलते रहेंगे, क्योंकि धरती की गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम केंद्र की तरफ तेजी से जाएंगे, लेकिन हमारी गति इतनी तेज होगी कि हम रुक नहीं पाएंगे और एक छोर से दूसरे छोर की तरफ झूलते रह जाएंगे। ये तो हुई ब्रह्मांड की बातें। आइए अब रुख करते हैं समुद्री जीवन की तरफ। मैं आपका परिचय कराती हूँ एक ऐसे जीव से जो शायद डायनासोर्स के जमाने से ही धरती पर है। महासागरों की सबसे आदिम मुसाफिर है जेलीफिश। समुद्र में रहने वाला ये भव्य जीव 65 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है, यानी शार्कों और सबसे पहले वाले डायनासोरों से भी ज्यादा आदिम। जेलीफिश एक अनोखा जीव है। इसकी न तो आंखें होती हैं, न मस्तिष्क, न दिल और न ही सांस लेने योग्य अंग। इसके शरीर में 95% से ज्यादा पानी होता है।
ये केवल तंत्रिकाओं का एक गुच्छा होती है और इन्हीं के बल पर ये अपना आहार ढूंढती है और परभक्षियों से बचती है। ज्यादातर जेलीफिश दिखने में नाजुक लगती हैं, मगर वे बड़ी घातक परभक्षी होती हैं। इनके स्पर्शकों में नेमेट्रोसिस्ट्स नामक लाखों स्टिंगिंग सेल होते हैं। ये जो विष छोड़ती हैं, उसमें लकवाग्रस्त करने वाले ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं जो कुछ ही सेकंड में अपने शिकार को स्तब्ध करके निश्चल कर सकते हैं। बॉक्स जेली जैसी कुछ प्रजातियां तो इंसानों के लिए भी घातक साबित होती हैं। आज वैज्ञानिक जेलीफिश का अध्ययन कर रहे हैं ताकि विषरोधी दवाइयों के अलावा कैंसर और दूसरी बीमारियों की दवाएं भी बना सकें। जेलीफिश में एक चमकदार रसायन पाया जाता है जिसकी मदद से इंसानी शरीर में कुछ खास रसायनों के आवागमन का पता लगाया जा सकता है। ये फ्लोरेसेंट प्रोटीन आनुवंशिक शोध के लिए भी अमूल्य है। ये आदिम मुसाफिर सारी दुनिया के महासागरों में पाया जाता है और इसकी विकास संबंधी कामयाबी में ऐसे कई रहस्य छिपे हो सकते हैं जिनसे मानवता को फायदा पहुंच सकता है। विज्ञान को अब भी इस जीव की पूरी संभावनाओं का लाभ उठाना है। ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आपको देना होगा एक आसान सवाल का जवाब। सही जवाब देने वाले 5 चुनिंदा विजेताओं को मिलेगा विज्ञान प्रसार की ओर से सरप्राइज गिफ्ट। हमारा आज का सवाल है, आज का हमारा सवाल है, बुध ग्रह पर पहुंचने वाले पहले यान का क्या नाम था? ए. मैरिनर 10, बी. मैगलेन स्पेस प्रोब या सी. गैलीलियो। इसका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasar.gov.in। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो आप हमें जरूर भेजिए। तो देर किस बात की है, उठाइए अपने पेन और लिख भेजिए हमें अपने जवाब। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर निकलेंगे एक नए ग्रह की सैर की ओर। तब तक के लिए नमस्कार।